CGPCS सामान्य अध्ययन PYQ एंड MCQ सीरीज हिंदी लेक्चर 17 पहला प्रश्न एक निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प को चुनिए। 1 जुलाई 1952 में J.B. कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया। 2 P.C. घोष एवं टी प्रकाशम किसान मजदूर प्रजा पार्टी से जुड़े हुए थे। एक सही है लेकिन 2 गलत है। B. एक गलत है लेकिन 2 सही है। E. 1 एवं 2 दोनों ही सही हैं। D. 1 एवं 2 दोनों ही गलत हैं। इस प्रश्न का उत्तर है B. 1 पहला कथन गलत है। जुलाई 1952 में J.B. कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन नहीं किया था। उन्होंने 1951 में यह पार्टी बनाई थी। 2 दूसरा कथन सही है। P.C. घोष और टी प्रकाशम वास्तव में किसान मजदूर प्रजा पार्टी से जुड़े हुए थे। इसलिए विकल्प B सही उत्तर है क्योंकि पहला कथन गलत है और दूसरा कथन सही है। अगला प्रश्न 2 ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? A. सुरेंद्र नाथ पंजी। B. गोपाल कृष्ण गोखले। C. राधाकांत देब। D. आनंद मोहन बोस। इस प्रश्न का उत्तर है C. ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 31 अक्टूबर 1851 को कलकत्ता, अब कोलकाता, में हुई थी। यह भारत में स्थापित पहली राजनीतिक संस्था थी जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के समक्ष भारतीयों के अधिकारों और हितों की रक्षा करना था। इसके प्रथम अध्यक्ष राधाकांत देव, राधाकांता देब, थे। वह एक प्रतिष्ठित समाज सुधारक और विद्वान थे जिन्होंने भारतीय परंपराओं और अधिकारों की वकालत की। इस संस्था ने भारतीय समाज और राजनीति में जागरूकता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला प्रश्न 3 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत किए गए थे? A. 1936। B. 1937। C. 1938। D. 1939। इस प्रश्न का उत्तर है D. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन 1939 में आयोजित हुआ था। इस अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए महात्मा गांधी समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को हराया था। यह घटना गांधी जी और सुभाष बोस के बीच वैचारिक मतभेद को दर्शाती है। सुभाष चंद्र बोस का विजयी होना कांग्रेस में नई सोच और नेतृत्व के प्रति उभरते विश्वास का प्रतीक था। हालांकि मतभेदों के कारण उन्होंने बाद में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। अगला प्रश्न 4 1920 में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? A. लाला लाजपत राय। B. बाल गंगाधर तिलक। C. बिपिन चंद्र पाल। D. सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इस प्रश्न का उत्तर है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक का पहला अधिवेशन 31 अक्टूबर 1920 को बॉम्बे, अब मुंबई, में आयोजित किया गया था। यह भारत में श्रमिक वर्ग के लिए पहली राष्ट्रीय स्तर की ट्रेड यूनियन थी। इसके उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। उन्होंने मजदूरों के अधिकारों और संगठित श्रमिक आंदोलन की आवश्यकता पर जोर दिया। एटक ने भारत में औद्योगिक मजदूर आंदोलन को संगठित करने और उनके अधिकारों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला प्रश्न 5 मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? A. पाटलिपुत्र पूरब में गंगा नदी से एवं उत्तर में चंपा नदी से घिरा हुआ था। B. पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। C. पाटलिपुत्र दक्षिण में विंध्य पर्वत से एवं पूरब में गंगा नदी से घिरा हुआ था। D.
पाटलिपुत्र दक्षिण में विंध्य पर्वत से एवं पश्चिम में चंपा नदी से घिरा हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर है बी। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना, एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक नगर था जो प्राकृतिक सुरक्षा और व्यापारिक गतिविधियों के लिए उपयुक्त स्थान पर स्थित था। यह नगर उत्तर में गंगा नदी और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। इसके इस भूगोलिक स्थान ने इसे राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र बनने में मदद की। पाटलिपुत्र ने मौर्य, गुप्त और नंदा साम्राज्यों के दौरान अपनी महत्ता बनाए रखी। यह नगर प्राचीन भारत का प्रमुख प्रशासनिक और शहरी केंद्र था। अगला प्रश्न 6। प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस किस वर्ष कला भवन, शांतिनिकेतन के प्रिंसिपल बने थे? अ. 1942, बी. 1932, सी. 1922, डी. 1912। इस प्रश्न का उत्तर है सी। प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार नंदलाल बोस 1922 में शांतिनिकेतन स्थित कला भवन के प्रिंसिपल बने। उन्हें आधुनिक भारतीय कला का जनक माना जाता है, जिन्होंने पारंपरिक भारतीय शैली को आधुनिक संदर्भ में पुनर्जीवित किया। नंदलाल बोस ने शांतिनिकेतन में कला शिक्षा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और अनेक युवा कलाकारों को प्रेरित किया। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी अपनी कला के माध्यम से योगदान दिया। उनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति और परंपराओं की गहरी झलक मिलती है। अगला प्रश्न 7। लोकसभा एवं विधानसभा में सीटों के आरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। कथन 1। लोकसभा की 543 निर्वाचित सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जातियों एवं 44 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। कथन 2। किसी निर्वाचन क्षेत्र को अग्रक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाता। कथन 3। परिसीमन आयोग की नियुक्ति लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है। अ. कथन 1, 2 एवं 3 सभी सही हैं। बी. कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 एवं 3 गलत हैं। सी. कथन 1 एवं 3 गलत हैं, लेकिन कथन 2 सही है। डी. कथन 1, 2 एवं 3 सभी गलत हैं। इस प्रश्न का उत्तर है सी। 1. कथन 1 गलत है। लोकसभा की 543 निर्वाचित सीटों में अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए 84 और अनुसूचित जनजातियों (सेंट) के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। 2. कथन 2 सही है। किसी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाता है। परिसीमन आयोग स्वतंत्र निकाय है और संविधान के तहत कार्य करता है। 3. कथन 3 गलत है। परिसीमन आयोग की नियुक्ति लोकसभा के स्पीकर द्वारा नहीं, बल्कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस प्रकार कथन 1 और 3 गलत हैं, लेकिन कथन 2 सही है। अगला प्रश्न 8। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। कथन 1। 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। कथन 2। संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया। अ. कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है। बी. कथन 1 गलत है, लेकिन कथन 2 सही है। सी. कथन 1 एवं कथन 2 दोनों ही सही हैं। डी. कथन 1 एवं कथन 2 दोनों ही गलत हैं। इस प्रश्न का उत्तर है सी। 1. कथन 1 सही है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। 2. कथन 2 सही है। इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के तहत एक विधिक अधिकार, सिर्फ कानूनी अधिकार, के रूप में शामिल किया गया। अब संपत्ति से वंचित करना केवल विधि द्वारा ही संभव है। इस संशोधन का उद्देश्य भूमि सुधार और सामाजिक आर्थिक समानता को बढ़ावा देना था। अतः दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न 9। जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में नीचे दिए गए 4 कथनों में से सही कथन को चुनिए। अ. यह मिट्टी भारत के कुल भूभाग के करीब 14% हिस्से में पाई जाती है। बी.
यह मिट्टी में फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। सी, यह मिट्टी रेह, धूर, चोपन जैसे नामों से भी जानी जाती है। डी, यह मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है। इस प्रश्न का उत्तर है सी। जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे व्यापक रूप से पाई जाने वाली मिट्टी है, जो मुख्यतः उत्तर भारत के मैदानों, गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी और डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाती है। इसे स्थानीय नामों जैसे रेह, धूर और चोपन से भी जाना जाता है। यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है और गेहूं, चावल, गन्ना आदि फसलों के लिए उपयुक्त है। इसमें आमतौर पर फास्फोरिक एसिड की कमी होती है, लेकिन पोटाश और चूना पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहते हैं। अगला प्रश्न 10 नीचे 4 नदियों के नाम दिए गए हैं। लंबाई के दृष्टिकोण से इन नदियों का घटता हुआ क्रम सबसे लंबी से आरंभ कर सबसे छोटी तक क्या होगा? 1 महानदी, 2 गोदावरी, 3 कृष्णा, 4 नर्मदा। 4 1 2 3, बी 2 3 1 4, सी 1 2 4 3, डी 3 2 4 1। इस प्रश्न का उत्तर है डी। लंबाई के आधार पर इन नदियों का घटता हुआ क्रम इस प्रकार है। 1 कृष्णा नदी, लगभग 1400 किलोमीटर लंबी, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी। 2 गोदावरी नदी, लगभग 1465 किलोमीटर लंबी, दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। 3 नर्मदा नदी, लगभग 1312 किलोमीटर लंबी, मध्य भारत की महत्वपूर्ण पश्चिम की ओर बहने वाली नदी। 4 महानदी नदी, लगभग 851 किलोमीटर लंबी, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में जल आपूर्ति का प्रमुख स्रोत। इसलिए सही क्रम है 3 2 4 1।